अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह। तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान क्लास 12 का, और चैप्टर नंबर 4 है भारत के विदेश संबंध। यानी भारत तो आप जानते हैं कि महान देश है जो कि एशिया महादेश में पड़ता है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है आपको पता ही है, रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी, प्रणब वेंकैया नायडू, नहीं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। और आप जिस देश से बिलोंग करते हैं उसकी संस्कृति और सभ्यता काफी ही महत्वपूर्ण है, सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, नहीं, जहां पे लोग हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के, हर भाषा के, हर जाति के, और एकता के सूत्र में बंधे हुए। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का विदेश संबंध कैसा है, नहीं दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा है। तो सुनती पहले सुना जाए क्या। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे विदेश की नीति के बारे में, उसके बाद नेहरू की विदेश नीति की बात करेंगे, उसके बाद 1962 का चीन भारत युद्ध। 1962 में आपको पता है ना कि भारत और चीन के साथ हुआ था। 65 और 71 में किसके साथ युद्ध हुआ है, पाकिस्तान के साथ। और 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध, उसका भारत का परमाणु कार्यक्रम एवं परमाणु नीति पर बात करेंगे। और उसके बाद कुछ भारत का विश्व के राजनीति के में बदलते गठबंधन, किसके साथ भारत ने कैसे गठबंधन किया, कैसे समझौता किया, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद स्मरणीय बिंदु देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी कॉर्नर देखेंगे, और लास्ट में अभ्यास प्रश्न। यही ना है टोटल चैप्टर में। तो स्टार्ट कर दे क्या। तो आइए सबसे पहले भारत के विदेश संबंध के बारे में परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो लगातार बने रहे, पानी व्यवस्था कर लीजिए, खाना पीना खा के आराम से बैठ जाइए और पूरा क्लास करिए। आज पूरा चैप्टर हम समाप्त करेंगे, लंबा वीडियो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के विदेश संबंध का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है अरस्तु कहा करते थे कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक कैसा प्राणी है, समाज में प्राणी। मनुष्य कहां पे रहता है, समाज में रहता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति समाज में रहता है, उसी प्रकार हर राष्ट्रों या हर राज्य राष्ट्रों की बिरादरी में रहता है। आपको जैसे पता है कोई भी छोटा छोटा राज्य है तो वो किसके अंदर रहेगा, राष्ट्र के। और राष्ट्र किससे मिलजुल कर रहेगा, दूसरे राष्ट्र से। तो भारत के जैसे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित, तो वो तो भारत से मिलकर रहेंगे। क्या ऐसा थोड़ी है कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप भारत को नहीं मानेंगे, कि मैं नहीं मानता हूं भारत को, मैं मोदी के विचार को नहीं मानता हूं। क्या ऐसा चलेगा कि मिलजुल के चलना पड़ेगा। भारत वो तो आपका भारत सरकार है, वह आपका एक तरह से मुखिया है, और वह आपको क्या करता है, आपको अधिकार देता है, आपको कुछ हेल्प करता है, और आपका भी कर्तव्य है कि उसको भी हेल्प किया जाए। यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यों के बीच हमेशा आदान प्रदान होते रहता है, नहीं होता एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच हमेशा क्या होता है, आदान प्रदान। कौन चीज का आदान प्रदान होता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यवसाय हो, हर चीज होता है कि नहीं। क्या कोई राज्य अपने ही राज्य में हर चीज उपजा लेता है, क्या हर चीज अपने पास रख लेता है, तो उसको दूसरे की सहारा की जरूरत पड़ती है सर, नहीं। तो उसी प्रकार से एक देश को दूसरे देश के साथ भी संबंध को स्थापित करना पड़ता है, नहीं एक देश दूसरे साथ मिलकर रहता है। जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंध है, अमेरिका रूस के बीच है, अमेरिका चीन के बीच है, अमेरिका जापान के बीच है, भारत जापान के बीच है, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है कि नहीं। आज तो पूरा दुनिया सिमट कर एक हो गई है। देखते हो घर बैठे हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और घर पे सामान आ जाती है, आती है कि नहीं आती है। तो ये किसका देन है, हम लोग चाइना का मोबाइल ले लेते हैं, चाइना मुर्गी ले लेते हैं, ये कहां से ले लेते हैं, जापानी सामान ले लेते हैं,
तो ये सब क्या है, दूसरे का संबंध अच्छा है तभी ना ले लेते हैं। अब समझो, हर राज्य का अपना हित होता है, कोई बिना मतलब का तो काम नहीं करता किसी के लिए, सबका अपना क्या होता है, हित होता है। इसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा कि राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि हर राज्य का अपना हित होता है और इसी हित को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित कहते हैं। कोई दिक्कत? कहता है कि जिसकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए नीति बनाई जाती है। अगर आप राज्य है और अपना हित है आपको, तो राष्ट्रीय हित है, और राष्ट्रीय हित जो होती है उसके सुरक्षा के लिए क्या कोई नीति नहीं बनाई जाएगी? सुरक्षा तो चाहिए ना। तो जो नीति बनाई जाती है वह क्या कहलाती है, विदेश नीति या कूटनीति कहलाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति या कूटनीति। आपको पता है कि एक सिक्के की दो परत होती है। एक सिक्के में कितने परत होती है? पूर्वोक्त सैद्धांतिक रूप है, उसका क्रियान्वयन उपरोक्त कहलाता है। विदेश नीति बनाना किसी राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काम होता है। विदेश नीति समझ गए ना? जब दूसरे देश के साथ, दूसरे राज्य के साथ व्यापार करते हैं तो उस राज्य को, उस देश को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सुरक्षा देना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। और यह बनाने का काम कौन करेगा? तो राजा करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, यही सब ना करेगा हो, जिसमें उसके विदेश मंत्री, अन्य विशेषज्ञों की भूमिका हो सकती है। भारत में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विदेश विभाग अपने पास रखा। जैसे कोई भी मंत्री बनेगा तो अपने पास विभाग रखेगा कि नहीं? कृषि मंत्री कृषि का विभाग रखता है, प्रधानमंत्री अपने अंदर बहुत सारे विभाग रखता है। विभाग का मतलब समझते हैं उस क्षेत्र का काम। जैसे कृषि मंत्री कृषि का विभाग रखा है, इसका मतलब क्या, कृषि संबंधी जितने भी काम होंगे वह कौन करेगा, कृषि मंत्री करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उन्होंने अपने पास रखा था कौन चीज, विदेश विभाग। इसलिए भारत की विदेश नीति को हम नेहरू की विदेश नीति भी कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? पूछेगा कि भारत की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति क्यों कहा जाता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा कि चूंकि हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपने पास विदेश विभाग को रखा, इसीलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत की विदेश नीति को नेहरू विदेश नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेहरू के विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। एक एक पॉइंट समझिए, ध्यान रखिए पढ़ाई पर, इधर उधर नजर को मत भटकाइए। समझ रहे हो ना? मन से पढ़िए। तो आइए हम नेहरू की विदेश नीति के बारे में बात कर ले। 2 सितंबर 1946, बात कब की चल रही है, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। अंतरिम सरकार समझते हो ना? हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपस में सब मिल बैठकर क्या किया था, एक सरकार का गठन किया था, जिसे अंतरिम सरकार के नाम से बने कहलाते नहीं। तो 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना। पूछेगा कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, बोलो बाबू, तो क्या बोलोगे, 2 सितंबर 1946 को। नेहरू विदेश मंत्री बने, और सबसे पहला विदेश मंत्री कौन बन गए, नेहरू। उन्होंने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी महाशक्ति दो ही ना था, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं होगा। विदेश मंत्री जब आया जवाहरलाल नेहरू के पास, तो उन्होंने कहा कि भारत किसी भी महाशक्ति के साथ शामिल नहीं होगा। वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो। आपको पता है ना कि दोनों के बीच में, किसके बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे, जिन्हें शीत युद्ध का नाम दिया। पूछेगा शीत युद्ध क्या है, तो कहिएगा कि सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं के बीच तनावपूर्ण संबंध हो गया था। तनावपूर्ण समझते हो ना, स्थापित हो गया था, उसी को कहा गया शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। दोनों में तनाव, दोनों में क्या चलती है, तनाव, डिस्कशन चलती है, वक्त
ये उसके बारे में शिकायत करता, वो इसके बारे में खूब चलता, लगता है कि अब मार देगा, भगा देगा, लेकिन होता नहीं है। समझ गए? तो दोनों देखो, जब भी दो महाशक्ति होती है, जब दो ताकतवर आदमी आता है तो वो सोचता है कि हम महान, तो सोचता है हम महान, यही ना होता है। तो उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि दुनिया पर मेरा बात चले, और सोवियत संघ रूस चाहता था कि मेरा बात चले। नेहरू ने कहा कि भारत युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं होगा, करेक्ट, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के कार्य में सभी के साथ होगा। कहा कि हम ना अमेरिका के साथ रहेंगे ना हम रूस के साथ रहेंगे, लेकिन जहां पे शांति की बात होगी, सहयोग की बात होगी, नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्तव्य से दोनों महाशक्तियां अप्रसन्न हो गए। कोई भी महाशक्ति अगर ताकतवर है और कोई कमजोर बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो क्या खुश रहेगा? अप्रसन्न हो गए। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने कहा, जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। गांव में भी ऐसे ना होता है कि तो हमको उससे लड़ाई है, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे क्या हो? दुश्मन हो। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस ने इसे अनैतिक नीति कहकर निंदित किया, कहा कि गलत है, आपके साथ नहीं तो क्या आपके खिलाफ है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है। भारत के आलोचकों को इस नीति का भाव समझ में नहीं आया, अतः वे इस निष्पक्षता, तटस्थतावाद, एकांतवाद, संन्यास, एक पक्षवाद, अलग थलगवाद जैसे शब्दों का पर्याय समझने लगे। उनको लगा कि हमें पूरी दुनिया से क्या कर दिया गया है? अलग थलग कर दिया गया। लेकिन नेहरू अपनी निर्धारित नीति पर डटे रहे। एशियाई देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करने हेतु मार्च 1947 दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ। क्यों हुआ? ताकि एशिया के लोग एक रहे। फिर इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त करना 1949 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें डच सेनाओं के प्रहार की निंदा की गई तथा आग्रह किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से समस्या का समाधान हो। आपको पता है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में माओ ने समाजवादी राज स्थापित किया, जिसमें भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। जून 1950 में कोरिया की लड़ाई छिड़ गई। अब भारत की विदेश नीति का शुद्ध अर्थ समझ में आ गया। भारत ने दोनों पक्षों के आक्रमणों का दोष ठहराया था। देखिए, भारत ने दोनों पक्षों को आक्रमण का दोष ठहराया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, अमेरिका दोनों को दोष ठहराया। कौन चीज के लिए? जब 1950 में कोरिया में क्या हो गई थी? लड़ाई छिड़ गई, तो दोष दोनों को बताया। जब सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को लागू करने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं गठित की गई, तो भारत ने उसमें अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। कहा कि हम सुरक्षा के लिए साथ देंगे, हम अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए साथ देंगे। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना गठित की गई तो भारत ने उसमें क्या किया? अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजा। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत युद्ध में किसी के साथ नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के कार्य में सबके साथ। कहा कि हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन अगर शांति की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तो हम सबके साथ हैं। 1954 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसी यात्रा के दौरान इन दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाबू, कहानी तो अब रंग लाएगी। पंचशील माने 5 गो बातें थी जिसको दोनों देशों को मानना। तो बाबू, लेकिन क्या चीन खरा उतरेगा? क्या इस पंचशील का पालन कर पाएगा? क्या देश की दोस्ती का जो एक संबंध स्थापित किया गया, क्या उसको पालन करेगा? क्या भारत का वो साथ देगा? तो जानने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। ओके, तो मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूंगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आइए चीन की हम तेजई को देखते हैं, चीन की होशियारी को देखते हैं, कैसे दगाबाज करता है भारत के साथ। तो देखा जाए, जैसा कि आपको पता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि पंचशील जो सिद्धांत था, पंचशील जो समझौता था, किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। चाउ एन लाई हो गया।
चीन एशिया का सबसे बड़ा देश तथा भारत का पड़ोसी देश है। आपको पता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या देश कौन है? चीन। और 2 नंबर पर कौन आती है? भारत आती है। नहीं, अतः भारत ने चीन के साथ निकट संबंध स्थापित किए। अप्रैल 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए, तब दोनों देशों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई, जिस प्रस्ताव में 5 बिंदु रखे गए। कौन कौन सा बिंदु था? सुनो। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का आदर करना। मतलब जो इसकी प्रादेशिक अखंडता है, जो सब मिलजुल के रहते हैं, और प्रभुसत्ता है, समझ रहे हो ना, उसमें आदर करेंगे, उसका आदर करेंगे। कौन? दोनों देश। किसी पर आक्रमण न करना, दूसरा सिद्धांत। पंचशील में 5 सिद्धांत था। पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का आदर करना। दूसरा था किसी पर आक्रमण न करना, हम किसी पर हमला। तीसरा, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, माने घर की बात है, राज्य की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, आसपास की बात है, तो उसमें हम एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, समानता व परस्पर लाभ। सबको, हम भारत और चीन एक दूसरे को समानता से देखेंगे और ये दोनों को लाभ होना चाहिए। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और शांतिपूर्ण माने शांति ढंग से, युद्ध स्तर पर नहीं, शांति ढंग से हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? अस्तित्व बना के रखेंगे। क्या चीन इसको निभा पाएगा? क्या चीन में ईमानदारी है? क्या चीन के लोगों को इसका पालन करने की क्षमता है? तो देखिए अभी आपको बताते हैं। और ये जो 5 सिद्धांत दिया गया, 5 जो समझौते की बात की गई, इसे ही कहा गया पंचशील। याद रखेंगे आप लोग। अब भारत की विदेश नीति के निहित सूत्र भी उजागर हो गए। अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण करके सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहा। भारत ने इस कार्य की कड़ी निंदा की। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों का राज था, जो अश्वेत लोगों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। अतः भारत ने इस नस्लीय भेदभाव और रंग भेद की नीति का खंडन किया। भारत ने आग्रह भी किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से। इसलिए भारत ने कश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद को प्रेषित किया और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का मार्ग खुलवाया। कहीं तीसरे युद्ध में परमाणु यंत्रों का प्रयोग न हो, भारत ने निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर जोर दिया। कहा कि आप लोग अपने पास जो परमाणु बम रखते हैं, अपने पास जो मिसाइल्स रखते हैं, उसको कम करें। करेक्ट। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की मांग की। भारत को यह भय था कि कहीं दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र शीत युद्ध की चपेट में ना आ जाए। इसलिए जब 1954 में मनीला संधि के अंतर्गत फिलीपींस, थाईलैंड व पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने सैनिक गुट सीटों में खींचा, तो नेहरू ने उसकी कड़ी आलोचना की। 1955 की बगदाद संधि के तहत ईरान, इराक, तुर्की व पाकिस्तान अमेरिकी गुट में चले गए। 1959 में इराक इस संधि से बाहर हो गया, तब इसी का नाम सेंटो हो गया। फिर से सुना जाए। कहा कि 1955 की बगदाद संधि के तहत ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान कौन गुट में चले गए? अमेरिकी गुट में चले गए। लेकिन 1959 में इराक इस संधि से क्या हो गया? बाहर हो गया। और जब बाहर हुआ तो इसी का नाम क्या हो गया? सेंटो हो गया। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग नगर में एशिया व अफ्रीका के 29 देशों का सम्मेलन हुआ। इसके आयोजन के पीछे भारत के प्रयास छिपे थे। भारत ने महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा उनके द्वारा उपग्रही देशों को दी जाने वाली विशाल सैनिक सहायता की निंदा की, क्योंकि ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को घातक हो सकती थी। नहीं, सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया ने नगर बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जहां नेहरू ने परमाणु परीक्षणों को रोकने तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण अब होना नहीं चाहिए और निशस्त्रीकरण होना चाहिए, मतलब हथियार रखना अच्छी बात नहीं। 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ने भूमि के ऊपर, पर्यावरण या जल के नीचे परमाणु परीक्षणों को वर्जित किया, लेकिन भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी, बशर्ते कि उनसे किसी पड़ोसी राज्य को हानि न हो। भारत के संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार नेहरू ने भारत के विदेश नीति में 5 अन्य बिंदु जोड़े। क्या क्या जोड़े? देखिए, पहला, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का खंडन तथा अन्य देशों में चले स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन। जो देश आजाद होना चाहता है उनको आजादी मिलना चाहिए। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव समझते हो ना? रंग भेद, नस्लीय भेद, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव की नीति की निंदा किए। उदाहरण के लिए
दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद की नीति को अपनाया गया तो भारत ने इसका तीव्र विरोध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस तथा उसके नेता नेल्सन मंडेला को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। भारत के प्रयासों से ही सन 1990 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को समाप्त किया गया। पता है ना कि भारत, गांधी जी ही प्रयास कर देते रंगभेद नीति को अपनाने का, नहीं कि उसको अपना हटाया जाए, रंगभेद नीति को मिटाया जाए। 1990 में क्या हो गया, भारत के प्रयास से वहां पे समाप्त हो गया और वहां पे लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई। 1990 में भारत के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के साथ, जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है फोटो, तो यही है फोटो, देखिए खड़े हैं सभी लोग। तो अब आइए तीसरा जो बात था, निशस्त्रीकरण पर किया जाना तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटान होना तथा पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा सहयोग और समर्थन देना। अब भारत की विदेश नीति के सभी निहितार्थ और आयाम स्पष्ट हो गया। आपको पता है कि भारत की विदेश नीति क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव, सुरक्षा नहीं, और सबका सहयोग, सबका साथ। सभी देश से समझ गए कि भारत की गुट निरपेक्षता कोई नकारात्मक कदम नहीं है, बल्कि विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक अभियान है। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन किया गया ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। चूंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैनिक गुटों में खींच लिया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठकों में उसने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया, तो हमें सोवियत संघ की ओर झुकना पड़ा। स्पष्ट बात है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका तो भारत को मजबूरन किसकी ओर झुकना पड़ा, सोवियत संघ। काहे कि अगर ये कुछ नुकसान करेगा भारत को तो भारत को भी मदद देने वाला चाहिए ना, इसलिए वो दूसरे महाशक्ति में क्या हुआ, झुकना पड़ा। सोवियत प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के पक्ष का समर्थन किया था, कई बार अपनी वीटो शक्ति के प्रयोग से भारत विरोधी निर्णय को होने से रोका। यही कारण है कि भारत के सोवियत संघ से अधिक निकट संबंध स्थापित हुए। भारत अभी भी सबसे बड़ा दोस्त अगर किसी का है तो कौन है, रूस, और रूस का सबसे बड़ा दोस्त भी कौन है अभी, भारत। जब नवंबर 1956 में सोवियत सेनाओं ने हंगरी में उदारवादी तत्वों का दमन किया तो उसके अमेरिकी गुट के देशों में कड़ी निंदा की, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने मौन रहना उपयुक्त समझा। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। इसकी खातिर विदेश नीति और कूटनीति के आयामों में परिवर्तन हो सकता है। यही कारण है कि जब अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो हमें दोनों महाशक्तियों से विशाल सहायता लेनी पड़ी, सैनिक सहायता लेनी पड़ी। यह सहायता निशर्त ली गई, अतः गुट निरपेक्षता की नीति का हनन नहीं हुआ। यह दूसरी बात है कि अब हमारे अमेरिका के साथ संबंध सुधर गए। अब हम लोग अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, मदद करता है अमेरिका हमें भी, हम भी करते हैं। सोवियत संघ ने चीनी आक्रमण की निंदा की तो दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया। सोवियत संघ की सहायता से हमने 1965-1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को पराजित कर दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध देखिएगा, प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन को विशेष महत्व दिया। जब माओ 1949 में समाजवादी राज स्थापित किया तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता देकर उसे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और 1954 में दोनों देशों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा गया। नेहरू के विशेष प्रयास से 1955 के बाडुंग सम्मेलन में चीन को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री चाउ ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया जिसमें चीन को राष्ट्रों की बिरादरी में स्थान मिला, लेकिन 1959 के बाद यह संबंधों में क्या होने लगा, दरार पड़ने लगा। 1959 के बाद भारत और चीन के बीच का संबंध कैसा हो गया, बिल्कुल खराब होने लगा, दरार होने लगा, क्योंकि चीन ने सीमा विवाद उठाया। तो पहल किसकी तरफ से शुरू की गई, चीन की तरफ से। माओ ने नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक श्वान कहकर निंदित किया और चीन ने 1914 में निर्धारित मैक-मोहन रेखा को नकारा, कहा कि मैं नहीं मानता हूं मैक-मोहन रेखा, जिसके तहत तिब्बत और नेफा के बीच विभाजन किया गया। चीन शासकों ने कहा कि यह रेखा एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने डाली थी
जिसे उस समय चीन की कमजोर सरकार ने मान लिया था। वास्तव में यह क्षेत्र चीन का है। उसने जम्मू कश्मीर के लद्दाख का क्षेत्र भी मांगा, लेकिन भारत ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। मार्च 1959 में चीनी सेनाओं ने घुसकर तिब्बत हड़प लिया। वाह रे वाह, तिब्बत को क्या कर लिया? बेईमानी शुरू कर दिया ना, धोखेबाजी शुरू कर दिया ना। लेकिन नेहरू ने इसे चीन की घरेलू मामला बताकर उसका विरोध नहीं किया। अब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने साथियों के साथ भारत में शरण ली, लेकिन भारत सरकार ने उसे निर्वासन में राज बनाने की अनुमति नहीं दी। दोनों देशों के विशेषज्ञों की टोलियां समय समय पर वार्ता करती रही, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भाई, पंचशील को उल्लंघन हो गया नहीं, जिसके पीछे निम्न प्रबल कारण बताए जा सकते। पहला, क्या कारण था 1962 में जो चीन ने भारत पर हमला किया? इसका मुख्य कारण क्या बताया? तो बताया कि पहला, चीन शासकगण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सूत्र में विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए वह सोवियत नेता खुश्चेव तथा भारत के नेहरू के आग्रहों का उपहास कर रहे थे। दूसरा, चीनी शासकगण हर समस्या का बलपूर्वक समाधान करने की रणनीति के पक्षधर थे। जो पंचशील बनाया गया था उसका धज्जिया उड़ा दिया गया। तीसरा, चीनी शासकगण ऐसे प्रयास करके एशिया के अन्य देशों को प्रभावित करके उन्हें अपने नेतृत्वाधीन करना चाहते थे। चौथा, चीनी शासकों ने अनुमान लगाया कि युद्ध से भारत के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा, जिससे वहां असंतोष फैलेगा और नेहरू को कांग्रेस सरकार का पतन होगा और साम्यवादी लोग सत्ता में आ जाएंगे। पांचवा, चीनी शासकों ने यह भी अनुमान लगाया कि कोई बड़ी शक्ति गुट निरपेक्ष भारत की सहायता नहीं करेगी तथा भारत सोवियत मित्रता का सही परीक्षण हो सकेगा। छठा, चीनी शासक अपने देश की आर्थिक समस्याओं से अपने लोगों को ध्यान हटाना चाहते थे, जो माओ की महान छलांग की नीति की असफलता के कारण पैदा हुई थी। और इस युद्ध में चीन ने भारत को हरा दिया। भाई, हार गया, भारत हार गया, छल से जीत गया तथा उसकी कई हजार वर्ग मील भूमि अवैध कब्जा कर लिया और भारत का बहुत ही जमीन क्या कर लिया? हड़प लिया। भारत को तुरंत अमेरिका और सोवियत संघ की निशर्त सैनिक सहायता मिली। युद्ध रुक गया। दिसंबर 1962 में कोलंबो में 5 गुट निरपेक्ष देश सीलोन, बर्मा, इंडोनेशिया, घाना व मिस्र का सम्मेलन हुआ। उनके सुझाव आए जिन्हें भारत ने कुछ शर्तों के साथ मान लिया, लेकिन चीन ने इन्हें नकार दिया। चीन के हठी रुख के कारण इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर सुबंधरियू तथा कंबोडिया के प्रिंस नूरोडोम सिहनुक के प्रयास भी विफल हुए और इस युद्ध के कारण भारत चीन संबंध टूट गए। जो रिश्ता बना था वह क्या हो गया? टूट गए। लेकिन इस अपमानजनक पराजय ने भारत को यह शिक्षा दी कि उसे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। भारत और चीन के बीच युद्ध के कुछ गंभीर परिणाम निकले। अब जब दोनों के बीच युद्ध हुआ 1962 में, तो क्या उसका रिजल्ट आया? पहला, भारत के चीन के साथ संबंध टूट गए। दोनों देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया। दूसरा, चूंकि दोनों महाशक्तियों ने भारत की बहुत सहायता की, अतः भारत के उनसे संबंध मजबूत हो गए, किंतु आने वाले समय में अमेरिका के असहानुभूति रुख के कारण सोवियत संघ से भारत के बहुत मजबूत हो गए, जिनका रूप 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में प्रकट हुआ। तीसरा, चीन ने पाकिस्तान के निकट संबंध स्थापित किए, जिन्हें भारत की सुरक्षा को संकट पैदा हो गया। चौथा, भारत की विदेश नीति आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद पर केंद्रित हो गई, जिसका परिचय लाल बहादुर शास्त्री की नीति में देखा जा सकता है। 1965 में के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया और भारत ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का मार्ग अपनाया। अब भारत समझ चुका था कि जब तक हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं रहेंगे हमें कोई भी हरा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सेना का एक विशाल भंडार लगाया नहीं, और किसी भी देश से आज हमारा भारत जो है लड़ने के लिए तैयार है, सक्षम है, लेकिन गलत नीतियों पर नहीं, सही नीतियों पर। क्या भारत चीन संबंध पंचशील सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं? अप्रैल 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पता है आपको? अप्रैल 1954, याद रखिएगा, पंचशील समझौता कब हुआ था? अप्रैल 1954 में। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस सिद्धांतों का उल्लेख इसी अध्ययन में पहले किया जा चुका है। भारत ने सदैव चीन के साथ अपने संबंधों का आधार पंचशील सिद्धांत को माना, परंतु चीन ने भारत के साथ संबंधों का उसका ईमानदारी से पालन नहीं किया और 1962 में समझौता का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण किया और उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया। बेईमान तो बेईमान होता है, बेईमान से हमेशा बच के रहना चाहिए बाबू।
शत्रुतापूर्ण आचरण के कारण पंचशील सिद्धांतों का महत्व जा चुका है। इस प्रकार हम वर्तमान में भारत चीन संबंधों को पंचशील सिद्धांतों पर आधारित नहीं मान सकते हैं। क्या जो वर्तमान संबंध है क्या पंचशील सिद्धांत पर आधारित है? धोखेबाज था, मक्कार था, बेईमान था, इसीलिए आज हम लोग उस सिद्धांत को तोड़ दी। हमने क्या तोड़ा? उसी ने तोड़ा। अब इसमें हम निम्नलिखित तर्क प्रयोग कर सकते। पहला, चीन भारत के आंतरिक मामलों में परोक्ष हस्तक्षेप करता रहा। चीन ने पूर्वोत्तर के अलगाववादियों तथा नक्सलवादियों को मदद की। दूसरा, चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग बताता, यह भारत की प्रादेशिक अखंडता का निरादर है। तीसरा, चीनी सैनिक यदा कदा भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है, और इस संबंध में समाधान हेतु वार्ताएं होती रही। 2013 में चीन के सैनिकों ने कई बार वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया और जुलाई 2017 से भारत चीन सीमा विवाद के कारण स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई और दोनों देशों ने सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ा दी। यह मामला तब शुरू हुआ जबकि भारत के पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने के प्रयास का विरोध किया गया। चीन चूंकि डोकलाम भारत का हिस्सा, वहां पे रोड बनाना चाहता, सड़क बनाना चाहता था, नहीं तो उसका विरोध किया। उल्लेखनीय कि भारत के लिए क्षेत्र सामरिक महत्व है। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो गया। फील्ड मार्शल अयूब खान राष्ट्रपति बने। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय ने उन्हें प्रेरित किया कि कश्मीर की समस्या को बलपूर्वक हल किया जाए। अतः सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इसमें भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया? हरा दिया तथा उसके लाहौर क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। बाहरे भारत लाहौर के कुछ कब्जों तक कब्जा कर लिया, लेकिन सत्य और अहिंसा पर चलने वाला यह देश जीत कर भी उस जमीन को क्या कर दिया? लौटा दिया। लेकिन मक्कार चीन ने हमारे साथ गद्दारी किया और हमारे जमीन को हड़पा, लेकिन दिया नहीं। हमने तो दिया, किसको दिया? पाकिस्तान को छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार युद्ध विराम हो गया और प्रधानमंत्री शास्त्री को इस विजय का श्रेय मिला। 1962 के कलंक को दूर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की अप्रत्याशित हार का मुंह देखना पड़ा। अब अयूब खान ने सोवियत संघ की ओर देखा ताकि उसका मध्यस्थता से भारत के कब्जाग्रस्त क्षेत्रों को मुक्त कराया जा सके। इस समय सोवियत संघ दक्षिणी एशिया में अपना पांव जमाना चाहता था। प्रधानमंत्री कोसिगिन ने चाहा कि पाकिस्तान का पक्ष लेकर उसे चीनी प्रभाव से बाहर निकाला जाए तथा पाकिस्तान के द्वारा हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाई जाए। अरे बाबू, सब अपने फायदे में लगल है। हाँ, अब यह सोवियत संघ भी अपने फायदा में है। ये सोचता है कि इधर हम क्या करेंगे? चीनी प्रभाव से बाहर निकाल लेंगे। कौन सा क्षेत्र? जो आपका क्षेत्र है भारत के कब्जा क्षेत्रों को मुक्त, कौन सा क्षेत्र है पता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वह क्या करना चाहा कि हम अपने कब्जे में ले ले। कौन चाहा? सोवियत संघ, रूस। अतः सोवियत प्रधानमंत्री कोशिगिन ने जनवरी 1966 में ताशकंद में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारत व पाकिस्तान के राजनेताओं ने भाग लिया और एक समझौता हो कि जिससे भारत ने लाहौर क्षेत्र के कब्जाग्रस्त क्षेत्र को छोड़ने की बात मान ली और युद्ध बंदियों की रिहाई की तथा निश्चय किया गया कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और प्रधानमंत्री शास्त्री ने विवश होकर इस संधि पर हस्ताक्षर। पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ? तो कब बोलोगे? ताशकंद समझौता जो है वह आपको पता है, ताशकंद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1966 में और प्रधानमंत्री ने विवश होकर संधि पर हस्ताक्षर किया और इसी कारण कुछ घंटों बाद वही उनकी क्या हो गया? आकस्मिक निधन हो गया। चिंता से निधन हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ताशकंद समझौते के प्रावधान को लागू किया गया और 1965 की लड़ाई में भारत की विजय ने उसकी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार किया। पाकिस्तान में अयूब खान का नेतृत्व लड़खड़ा गया। उसके जाने के बाद याहिया खान राष्ट्रपति बने। भुट्टो विदेश मंत्री, जिसे गुप्त रूप से पाकिस्तान के चीन के साथ निकट संबंध स्थापित किए और इससे पाकिस्तानी रुख और अधिक कठोर हो गया। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी और पाकिस्तान की सेनाओं ने शेख व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके समर्थकों का संहार शुरू हुआ। इससे आतंकित होकर लाखों लोगों ने भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में शरण ली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बार बार आग्रह के बावजूद राष्ट्रपति याहिया खान ने
इस नरसंहार को नहीं रोका, बल्कि उसे पाकिस्तान का घरेलू मामला कहकर भारत की आपत्तियों को नकार दिया। अब भारत की सुरक्षा को कम गंभीर संकट पैदा हुआ। ऐसा लगा कि किसी समय पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर सकता है। खेद की बात है कि इस नरसंहार को रोकने के बजाय अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। जब अपनी सुरक्षा खातिर सोवियत संघ के प्रबल समर्थन की जरूरत थी, अतः अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता, शांति और सहयोग की संधि हुई। यह कोई सैनिक संधि नहीं थी, अतः इसका भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ा। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। अब कहां हमला कर दिया? भारत में हमला कर दिया, और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बना दिया। शेख मुजीबुर रहमान रिहा कर दिए गए तथा वह इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति यहिया खान ने त्यागपत्र दिया, तब भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। जुलाई 1972 में शिमला आकर भारत के समझौते पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, शिमला समझौता किसके साथ हुआ है? भारत और पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत युद्धबंदियों की रिहाई व वापसी हुई तथा यह संकल्प लिया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबू, पाकिस्तान बहुत चालबाज है, हर बार कहता है कि हम वार्ता से सुलझा लेंगे मुद्दा को, लेकिन कभी सुलझाया? एक तरफ वार्ता करता है, दूसरी तरफ हमला करता है। समझ रहे हो बात को? 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध हुए, जिनमें पाकिस्तान को करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा, और इसके निश्चित परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव बढ़ता गया। आलोचकों ने इस गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन कहा। दूसरा, भारत का सैनिक बल बढ़ता रहा। तीसरा, 1974 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को परमाणु राज्यों की बिरादरी में शामिल किया। चौथा, भारत ने निश्चय किया कि पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता से समाधान किया जाएगा, अर्थात किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता का कोई जगह नहीं दी जाएगी। पांचवा, भारत अमेरिकी संबंध टूटने के कगार तक पहुंच गए। करेक्ट है। भारत पाक संबंध प्रारंभ से तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जाने वाले संरक्षण स्थिति को अत्यंत गंभीर व तनावपूर्ण बना दिया है। 2008 में मुंबई में, 2016 में पठानकोट में तथा उसी के बाद उड़ी में भारतीय सैनिक ठिकानों पर आतंकवादी हमले किए गए। परिणाम स्वरूप सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और वर्तमान में दोनों देशों के मध्य तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, परमाणु नीति अब हम देखते हैं। अब कौन सा परमाणु कार्यक्रम क्या है, परमाणु नीति क्या है भारत का, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। अगस्त 1945 में अमेरिका ने 2 अणु बम गिराकर जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसने उसे परमाणु शक्ति बना दिया। अब इस दिशा में होड़ चल पड़ी। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भी सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को इस बिरादरी में शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री ने ऐसे कृत्यों की आलोचना की। कौन से कृत्यों की? परमाणु बम, क्योंकि इसका घातक प्रभाव होता है। जानते हो ना कि जापान में जो गिराई गई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, वह आज तक वहां पे लंगड़े लुझे लोग पैदा होते हैं। जब 1950 में कोरिया के युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अणुबम का प्रयोग करने की धमकी दी, तो अन्य राजनेताओं की तरह नेहरू ने भी ऐसा घोषणा का विरोध किया। नेहरू ने बार बार इस बिंदु पर जोर दिया कि यदि परमाणु यंत्रों का प्रयोग हुआ तो उससे अकल्पनीय विनाश होगा, लेकिन उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण या रचनात्मक प्रयोग का समर्थन किया। कई विद्वानों ने भारत की न्यूक्लियर नीति को अन्यूक्लियर नीति कहा है। भारत ने 1963 की पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने केवल भूमिगत परीक्षण की अनुमति दी, बशर्ते उससे पड़ोसी देश को कोई हानि नहीं हो। जब 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु अप्रसार संधि आई, तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत मुख्य आपत्तियां थी। पहला, कि यह संधि विभेदकारी है, जो 5 बड़ी शक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को इस बिरादरी में आने से रोकती है। दूसरा, शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस संधि में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसके उल्लंघनकर्ता को उपयुक्त दंड दिया जा सके। चौथा, निशस्त्रीकरण के ध्येय की पूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
पांचवा, इस पर अमेरिका पाक हस्ताक्षर करे तो भारत भी हस्ताक्षर करेगा। मई 1974 में भारत पोखरण में सफल परीक्षण करके इस बिरादरी में शामिल हो गया। भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। कहां हुआ? पोखरण में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। भारत सरकार इसी आग्रह पर डटी रही जब 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि अपनाई तो उन्होंने उन्हीं आपत्तियों के आधार पर भारत ने उसे नकार दिया। मई 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार के समय भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। इसकी अनेक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान ने आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि जब हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान के पास परमाणु यंत्र है तो हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत परमाणु यंत्रों का निर्माण करेगा किंतु उन्हें चलाने में पहल नहीं करेगा। यदि किसी ने हमारे खिलाफ ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया तो बदले में ऐसी कार्यवाही की जाएगी। अतः भारत की परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट है। इसके निम्न लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला, भारत परमाणु अप्रसार संधि या व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि यह दोनों संधियां विभेदीकरण से युक्त है। भारत शांतिपूर्वक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण करेगा। अपनी सुरक्षा की खातिर भारत परमाणु अस्त्र बनाएगा किंतु उनके प्रयोग करने में पहल नहीं करेगा। यदि किसी देश ने भारत के खिलाफ ऐसा प्रयास किया तो भारत उसका उपयुक्त जवाब देगा। पांचवा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं विकासशील देश होने के बावजूद भारत तथा यथा आवश्यकता परमाणु अस्त्र बना सकता है क्योंकि वह अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। संतोष की बात है कि ब्रिटेन एवं रूसी संघ ने राजनेताओं ने हमारे आग्रह को समझा। जिन देशों ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की आलोचना की थी वो भी रास्ते पर आ गए, जिससे उन्होंने हमें दी जाने वाली वित्तीय सहायता बहाल कर दी। परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय सफलता प्राप्त की। उदाहरणार्थ, वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर भी अमेरिका ने परमाणु तकनीक व ईंधन प्राप्त कर सकेगा। इस समझौते के साथ ही परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा भारत का बहिष्कार समाप्त हो गया और बाद में फ्रांस और रूस ने भी भारत के साथ ऐसे समझौते किए। 2008 में भारत अमेरिका देखिएगा शांतिपूर्ण आणविक सहयोग समझौते के समय भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ये भी पिक्चर आप दर्शन कर लीजिए, दिख रहा है ना, पिक्चर दिख रहा है। तो अब आइए भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते हुए गठबंधन। जब भारत स्वतंत्र हुआ शीत युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया दो ध्रुवीय होती जा रही थी। कुछ देश अमेरिकी शिविर में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ सोवियत संघ के घेरे में। याद रखिएगा, पूरा विश्व कितने गुटों में बंट गया था? दो गुटों में। एक तरफ था सोवियत संघ तो दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने गुट निरपेक्षता का मार्ग निकाला। नेहरू ने किसी महाशक्ति के शिविर में प्रवेश करने के विचार को नकारा तथा बहुत कड़े शब्दों में शीत युद्ध की निंदा की। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति ने स्वतंत्र या असंलग्नता की नीति कहा गया। फिर भी अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा एवं उसके संवर्धन की खातिर भारत का सोवियत संघ के प्रति झुकाव बना जा रहा है, जिसके 1962 में चीन के आक्रमण तथा 1965 व 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय ठोस परिणाम निकले। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ शीत युद्ध चला गया और सारी दुनिया पर अमेरिकी प्रभुत्व छा गया, जिसे एक ध्रुवीयता का नाम दिया गया। अब भारत के समक्ष समस्या खड़ी हो गई कि अमेरिकी दबाव से बचकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कैसे बरकरार रखा जाए। इसके लिए भारत सरकार ने विश्व के परिदृश्य को देखकर अपनी कूटनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसे पहला, पश्चिमी यूरोप के देशों का संघ यूरोपीय संघ आर्थिक क्षेत्र में उभर कर अमेरिकी प्रभुत्व को कम कर रहा है, अतः भारत ने इस संघ के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। दूसरा, यूरोप में जर्मनी तथा एशिया में चीन व जापान आर्थिक महाशक्तियां हो गई हैं। भारत ने इन देशों से निकट संबंध स्थापित किए। वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के कई समझौते किए गए। तीसरा, रूसी संघ अपने पूर्ववर्ती सोवियत संघ की तरह महाशक्ति नहीं, लेकिन भारत ने उससे अपने पुराने संबंध बनाए रखा। दोनों देश इस्लामी आतंकवाद की
चोट सह रहे अतः दोनों का साझा आग्रह व प्रयास है कि सीमा पारी आतंकवाद का दमन किया जाए। चौथा, सुना जाए, सुनने पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे नजर रखिए, अगर थक गए हैं तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। चौथा पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संगठन यानी आसियान ने बड़ी सफलता प्राप्त की। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को इस क्षेत्र के आर्थिक बाघ कहा जाता है। 1996 में 1996 में भारत ने संगठन के एशियाई क्षेत्रीय मंच में पूर्ण संवादी का स्तर प्राप्त कर लिया और प्रधानमंत्री वाजपेयी एवं उनके विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इन देशों की यात्रा करके अनेक संधियों पर हस्ताक्षर किए। पांचवा पॉइंट, शीत युद्ध के दौरान भारत के कुछ देशों जैसे इजराइल व दक्षिण अफ्रीका से कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं हो सके, लेकिन उत्तर शीत युद्ध काल में भारत ने इन देशों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला एवं उनके उत्तराधिकारी मबेकी अपने देश में गांधी जी के योगदान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं, तो इजराइल के विशेषज्ञ हमें आतंकवादियों से निपटने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। संक्षेप में, विश्व राजनीति के परिदृश्य में नए समीकरण उभर रहे हैं। भारत ने इस परिदृश्य की विशेषताओं को बारीकी से देखा है और उन्हीं के अनुसार अपनी कूटनीति में संशोधन किया। अब गुट निरपेक्षता का वह अर्थ नहीं जो शीत युद्ध के समय में था। जब गुट ही नहीं तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ। लेकिन इस शीर्षक के तहत भारत अपनी उसी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखना है। अंततः हमारे समक्ष भारतीय विदेश नीति के जो मुख्य तत्व उभर कर सामने आते हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। देखिएगा, पहला, भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता की नीति के तहत भारत ने सदैव गुटीय राजनीति का विरोध किया है। भारत का मानना है कि गुटीय राजनीति के कारण विश्व के देशों के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध होते हैं। दूसरा, भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ वर्ष 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते के कुछ समय बाद ही चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और हमें एक बुरा अनुभव हुआ, लेकिन पंचशील के सिद्धांतों में हमारी आस्था आज भी बनी हुई है और यह हमारी विदेश नीति का आधार है। पंचशील के वे सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति में स्पष्ट झलकते हैं वो है अन्य देशों पर आक्रमण करना। आप लोग शांति से पढ़ाई करें। कितना बार समझाया जाता है कि आप आराम से स्क्रीन पर देख कर पढ़े, लेकिन आप लोग मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं। तो आदत सुधारिए और पढ़ाई पर मन लगाइए। लेकिन पंचशील के सिद्धांतों ने हमारी आस्था आज भी बनी हुई है और यह हमारी विदेश नीति का आधार है। पंचशील के वे सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति में स्पष्ट झलकते हैं वो है अन्य देशों पर आक्रमण न करना, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता का व्यवहार। तीसरा, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना और इस हेतु भारत सदैव प्रयत्नशील रहा है। पड़ोसी देशों के साथ हमें अपने संबंध सुधारने में मदद भी मिली है। चौथा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग भी हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा। भारत दक्षेस, आसियान, ब्रिक्स, G20 आदि संगठनों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। पांचवा, भारत ने स्वयं को विकासशील देशों के हितों के प्रति समर्पित किया है। दक्षिण सहयोग के आह्वान के साथ ही भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व व्यापार संगठन पर विकासशील देशों की आवाज को मुखर किया है। और छठा, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों की समाप्ति पर जोर रहा है, लेकिन भारत इस संदर्भ में विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विरोधी भी रहा है। तो इस तरीके से आपका जो एक चैप्टर था जिसका नाम था, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, भारत के विदेश संबंध, आपने समाप्त किया। और आशा करते हैं कि आप उसे लाइन बाय लाइन सुने होंगे। कहीं भी अगर परेशानी होती है तो आप फिर से बैक करके इस चैप्टर को आसानी से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही। ठीक है, तो आज की कार्रवाई यहीं पे ही विराम देते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को, नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग थोड़ा सा, समय बहुत कम बचा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर
आप लोग क्या करें, समय दे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करें। रिवीजन जो होता है वह हमारे सफलता का बहुत हद तक निशानी होता है, इसीलिए आप लोग रिवीजन करें। जो पढ़ कर जाते हैं उसको बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, समझने का प्रयास करें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट दे। और घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता निहित है, तो आप लगातार प्रयास करते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। सलामत रहो, खुश रहो।